बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको न्यूमेरिकली प्रूव करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंजेस -1 to +1, कि हम जिस भी डाटे के ऊपर कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करते हैं उसका आंसर -1 to +1 आता है। इसको हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए चेक करेंगे कि हमारा आंसर इसी रेंज के अंदर फॉल करता है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ये है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, कि आप एक्स वाई के लिहाज से कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें या वाई एक्स के लिहाज से कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें, दोनों का आंसर सेम आता है। अभी इसको हम प्रूव करके देखते हैं। लेकिन बेटा ये हमारे पास एक्स का कॉलम है, ये वाई का कॉलम है, इसका स्क्वायर लिया ये कॉलम आ गया, इसका स्क्वायर लिया ये कॉलम आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया ये कॉलम आ गया। अब दूसरी तरफ आपने ये जो u का कॉलम v का कॉलम बनाया है, x की जगह पर ये तमाम वैल्यूज़ रखी हैं, तो ये u का कॉलम खोला, y की जगह पर ये वैल्यूज़ रखी तो v का कॉलम खुल गया। फिर इसका स्क्वायर लिया, v का स्क्वायर लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये u v के कॉलम बन गए। कोरिलेशन कोफिशिएंट का पहला फार्मूला जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है। इस फार्मूले में कीमतें रखें, n की वैल्यू 5 है, समेशन x y, यहाँ से ये सारे सम आपने निकाले हैं, इनके आंसर्स यहाँ पर रख दें। कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आ गया -0.9192। अब ये जो आंसर हमने निकाला है ये निकाला है x y के लिहाज से। तो अब इसी फार्मूले के अंदर बेटा x की जगह पर y लिखो, y की जगह पर x लिखो, तो देखें आपके पास एक ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ चेंज क्या आया, सिर्फ ये चेंज आया कि x की जगह y हो गया, y की जगह पर x हो गया। तो सेम आंसर जो है इस फार्मूले से भी जो आपके पास आ रहा है वो ये सेम आंसर है। इसका मतलब है कि कोरिलेशन जो है ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, हमने ये शो करना है कि r इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये y ऑन x लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये x ऑन y लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास r का आंसर होगा। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि r का आंसर आपने प्लस लेना है अगर दोनों स्लोप का आंसर प्लस है, और अगर r का आंसर आपने माइनस लेना है उस सिचुएशन में जब दोनों स्लोप का आंसर माइनस होगा। तो ये मैंने पहले स्लोप इनके मालूम किए हैं, ये y ऑन x लाइन का स्लोप है, ये x ऑन y लाइन का स्लोप है। इसमें कीमतें रखी फार्मूलों के अंदर और मेरे पास ये आंसर आ गए दोनों कोरिलेशन को स्लोप्स के, यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के आंसर आ गए। अब ये दोनों आंसर माइनस में है तो डेफिनेटली हमारे पास जो r का आंसर होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है। बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स वाई, इसका अंडर रूट लें, कीमतें पुटअप करें, आंसर आपका देखें सेम आ रहा है। जो आंसर लेफ़्ट साइड पे निकाला था हमने पहली स्टार्ट में, जो हमने पहले पेज पे ये आंसर निकाला है वही आंसर मेरे पास ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की मदद से भी आया है। नंबर 4 है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन से मुराद ये है कि आपने अगर अपने डाटे का ओरिजिन बदला है तो इससे कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई असर नहीं होता, यानी प्लस माइनस करने से वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आता, कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर सेम ही रहता है। अब ये यहाँ पर आपने बेटा x की जगह u, y की जगह v रखा मेन फार्मूला में, तो ये मेरे पास u v का फार्मूला आ गया। यहाँ मैंने ये कीमतें रखी हैं। अब ये कीमतें बेटा वही हैं जो मैंने स्टार्ट में बनाई हैं, ये वाली कीमतें हैं। इनको हमने जो सम अप किया है ये कीमतें उठा के तो हम इस मेन फार्मूले में RUV वाले फार्मूले में ले आते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने ये कीमतें रखी हैं तो मेरे पास ये सेम आंसर आ रहा है 0.9192। अब नंबर 5 है कि अगर हम अपने डाटे का ओरिजिन चेंज करने के साथ साथ स्केल भी चेंज कर दें,
यानी हम किसी रकम पे तकसीम भी कर दें। इन स्केल क्या होता है, ज़रब या तकसीम करना। ओरिजिन चेंज होता है, प्लस या माइनस करना। अब यहाँ पर देखिए ओरिजिन भी चेंज हुआ, स्केल भी चेंज हुआ। ये मैंने नया वेरिएबल बनाया u, ये मैंने v बनाया। ये x की कीमतें जो हैं ये मैंने यहाँ पर रखी, तो मेरे पास ये कॉलम खुल गया। y की ये कीमतें मैंने यहाँ पर रखी, तो मेरे पास ये कॉलम खुल गया। अब इस कॉलम का स्केयर लिया, इस कॉलम का स्केयर लिया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम हमारे पास आ गए। इनको प्लस करें, इनको प्लस करके अब फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो uv फॉर्म का फार्मूला है उसमें ये कीमतें रख दें। ये मेरे पास बेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला इन फॉर्म ऑफ u एंड v। तो मैंने ये सारी कीमतें इसमें रखी, मेरे पास आंसर देखें फिर वही आ गया जो पहले मैंने एक्स वाई की फॉर्म में मालूम किया था। अब नंबर 6 है बेटा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर +1 होगा अगर दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही सिमत में मूव करें और उनमें रेट ऑफ चेंज बराबर हो। यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 आना है अगर दोनों वेरिएबल बढ़ते हैं या दोनों वेरिएबल कम होते हैं और उनमें जो शरह तब्दीली है वो फिक्स है। नोटिस करें बेटा, ये x की वैल्यूज़ को ज़रा चेक करें, ये 1 2 3 4 5 एक एक के हिसाब से चेंज हो रहा है। y की वैल्यू देखें 2 4 6 8 10 है, 2 का फ़र्क आ रहा है, यानी इधर भी फ़र्क फिक्स है, इधर भी फ़र्क फिक्स है। तो इस कॉलम का स्केयर ले लें, इस कॉलम का स्केयर ले लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ये जो सम आपके पास आने हैं इनको आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले में रख दिया। तो इनको फार्मूले में रखने से हमारे पास जो आंसर है वो +1 आ रहा है। परफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसे डाटे पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर +1 आ रहा है क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल सेम सिमत में जा रहे हैं और उनमें रेट ऑफ चेंज बराबर है। अब दूसरी चीज़ हमने स्टडी करनी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर अगर -1 आ जाता है तो फिर इसका मतलब है ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अब इसको ऑब्जर्व करना है, ये x और y का ये कॉलम जो है ना ये आपने नोटिस करना है। x की वैल्यू बेटा बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है। अब इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। दूसरी बात ये कि x में जो शरह तब्दीली है वो 1 की है, y में जो शरह तब्दीली है वो 2 की है, यानी रेट ऑफ चेंज सेम आ रहा है। अब x का स्केयर ले लें, y का स्केयर ले लें, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इनके सम अप से आपके पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आएगा वो -1 होगा। देखिए बेटा ये हमारे पास है जो आंसर आया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ये -1 है। अब नंबर 8 है कि r का आंसर जो है ये 0 कब होगा। r का आंसर बेटा ऐसी सिचुएशन में 0 होगा जहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरे में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी दोनों वेरिएबल जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनमें लीनियर रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर रहा। इसका स्क्वायर लिया, इस कॉलम का स्केयर ले लिया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये सारे साम उठाएं और इस फार्मूले में रख के देखें आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है और दूसरे में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इस सिचुएशन के अंदर आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर है वो 0 है। नंबर 9 है r इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपने जितने r के आंसर्स निकाले हैं किसी के साथ यूनिट नहीं लिखा। इसका मतलब है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ किसी किस्म का यूनिट नहीं आता। जैसे ये RS रुपीज़ लिखा हुआ है, यहाँ kg हो, किलोमीटर हो, डॉलर हो, पाउंड हो, तो ये गलत है क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये प्योर नंबर है, इसमें हमारा न्यूमेरिकल आंसर जो है वो बगैर यूनिट के लिखा जाता है। ये फॉर्म जो है ये करेक्ट है। नंबर 10 है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y बराबर होंगे तो फिर इस सिचुएशन के अंदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट और स्लोप जो है यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है ये सारी रकमें बराबर आ जाएंगी, इनका सब का आंसर जो है वो इक्वल होगा। मज़ीद देखें बेटा नंबर 10 है
नंबर 11 है, अगर आर का आंसर +-1 आ जाता है तो बोथ लाइन्स आर क्विंसाइड। क्विंसाइड का मतलब है कि ये पैरेलल हैं या एक ही सिमत में जा रही हैं। तो अगर आर का आंसर आपका 0 आ जाता है तो फिर बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगी। आर इज़ ए प्योर नंबर, इट्स ए डायरेक्शन आइडेंटिफाइज बाय +- सिंबल। आर का जो आंसर है वो प्योर नंबर है। प्योर नंबर वो होता है जिसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखा जाता, तो उसका जो सिंबल होता है वो रिलेशन की डायरेक्शन की आइडेंटिफिकेशन करता है कि रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सिंबल प्लस का हुआ तो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर सिंबल नेगेटिव हुआ तो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। और दूसरी बात ये है कि जो न्यूमेरिकल आंसर है वो स्ट्रेंथ का आइडिया देता है, यानी रिलेशन की स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका आंसर बेटा -1 या +1 के करीब चला गया तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में। और अगर वो आंसर 0 के करीब हुआ तो वो वीक रिलेशनशिप कहलाएगा। देखें यहाँ पर मैंने कुछ आर की वैल्यूज़ को स्टडी की है। आर का आंसर यहाँ पर 0.02 है, प्लस का है लेकिन 0.2 है, तो ये पुअर पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, ये पुअर नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि +1 और -1 परफेक्ट या कंप्लीट रिलेशनशिप की नुमाइंदगी करता है। नंबर 14 है। नंबर 14 में आर स्क्वायर जो है ये मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इन वाई ड्यू टू एक्स। अगर आर का आंसर आपके पास, आर स्क्वायर का आंसर अगर आपके पास ये आ जाता है तो इसका मतलब है 98% वेरिएशन जो वाई में आ रही है उसका जिम्मेदार एक्स है, और जो रिमेनिंग 2% है ये बिलोंग्स टू रैंडम एरर। हम इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। देखें, जो ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट होता है, अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें, एक्सीडेंट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ट्रैफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब कि जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी जिम्मेदारी 98% ट्रैफिक के ऊपर है, यानी ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस 98% है। और 2% क्या है? 2% चांसेस अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी हो सकता है गाड़ी ख़राब है, हो सकता है ड्राइवर जो है वो अनाड़ी है, हो सकता है लाइट्स वहाँ पर डिम है, कोई खड्डा वगैरह है। तो 2% जो है वो फिर रैंडम एरर्स या रैंडम फैक्टर्स की वजह से वेरिएशन आ रहा है। आर जो है, आर इज़ अ कोवेरियंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि दो वेरिएबल जो हैं अगर उनका स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बना लिया जाए, यानी ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है एक्स का, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है वाई का। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल वो होता है जिसमें वेरिएबल का ओरिजिन हम मीन से और स्केल स्टैंडर्ड डेविएशन से बदलते हैं, यानी आप ओरिजिन बदलने के लिए सिर्फ मीन ही यूज़ करोगे और स्केल बदलने के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ करोगे, तो उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। अब इन स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में जो आप कोवेरियंस निकालोगे वो कोरिलेशन कहलाएगा, यानी कोरिलेशन जो है कोवेरियंस है बिटवीन Gx एंड Gy। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके n पे डिवाइड कर दें तो ये कोवेरियंस का फार्मूला है, ये r के इक्वल है। ये बेटा प्रॉपर्टीज थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो हमने मालूम की। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।